हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का भाग 2 दूसरी किताब। अध्याय 9 है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है। इससे पहले हमने अध्याय 8 तक भौतिक विज्ञान भाग 1 कंप्लीट कर दिया है। उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके इसको आप देख सकते हैं, जो भी चैप्टर आप चाहें पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके भूमिका के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में। ध्यान से समझिएगा। प्रकृति ने मानव नेत्र को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे परिसर में वैद्युत चुंबकीय तरंगों को सुग्राहिता सहित संसूचित करने योग्य बनाया है। तो प्रकृति ने मानव नेत्र को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे से भाग, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था। इसमें कई भाग होते हैं, ठीक है। रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, एक्सरेज, परावैद्युत तरंगे, बहुत सारे उसमें रेज होते हैं। उसी में एक छोटा सा भाग आता है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। एक छोटा सा भाग आता है जिसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वही हमारी आँखों के लिए संसूचन होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम ही हमारी आँखें देख सकती हैं, इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम है उसको नहीं देख सकती हैं। तो प्रकृति ने मानव नेत्र को परावैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे परिसर में वैद्युत चुंबकीय तरंगों को सुग्राहिता सहित संसूचित करने योग्य बनाया है। तो नेचर ने वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे से भाग को देखने के लिए, समझने के लिए मानव ने सुग्राहिता दिया है नेत्र में। प्रकृति ने मानव नेत्र में सुग्राहिता दिया है। इस वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरणों को प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो जो दृश्य तरंग है, जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है, दृश्य तरंग, विजुअल रेज, जिसका मान तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर होता है। इस वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरण को ही प्रकाश कहा जाता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। मुख्य रूप से प्रकाश एवं दृष्टि की संवेदना का कारण ही हम अपने चारों ओर संसार को समझते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो यह जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरण है, जिसे प्रकाश कह रहे हैं, जिसकी तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच है, इसी के कारण हम अपने चारों ओर के संसार को समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। अपने सामान्य अनुभव से हम प्रकाश के विषय में अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा दो बातों का उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो एक्सपीरियंस है, सामान्य अनुभव है, उस आधार पर जो है प्रकाश के विषय में हम दो बातों का उल्लेख कर सकते हैं। पहला कि प्रकाश जो है अत्यधिक तीव्र चाल से गमन करती है। प्रकाश जो है वो बहुत तेज चलती है, तीव्र चाल से गमन करती है। और दूसरा यह कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य अनुभव से हम प्रकाश के विषय में अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा दो बातों का उल्लेख कर सकते हैं। पहला कि प्रकाश जो है अत्यधिक तीव्र चाल से गमन करती है, अत्यधिक तीव्र चाल से चलती है। और दूसरा कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है। इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझने में लोगों को कुछ समय लगा, ठीक है। यह जो तथ्य है कि अत्यधिक तीव्र चाल से प्रकाश चलती है और सरल रेखा में चलती है, इसको कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से समझने में लोगों को कुछ समय लगा कि प्रकाश की चाल जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश की चाल जिसे सी से लिखते हैं, परिमित है, अर्थात इसे मापा जा सकता है।
प्रकाश की चाल c परिमित है तथा इसे मापा जा सकता है। वर्तमान में इसका निर्वात में जो मान्य मान है, प्रकाश की चाल का जो मान है निर्वात में, वह c बराबर 2.99792458 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जिसे अनेक प्रयोजन के लिए इसका मान लगभग हम c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, जो पर्याप्त है। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकृति में प्राप्य उच्चतम चाल है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह प्रकृति में उपलब्ध चाल की सबसे अधिकतम चाल होती है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह अधिकतम चाल होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा वर्तमान में इनका निर्वात में मान्य मान जो है c बराबर 2.99792458 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अनेक प्रयोजन के लिए इसका मान जो है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड पर्याप्त है। और निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकृति में प्राप्य चाल का अधिकतम मान होता है। प्रकृति में जो भी चाल है उस चाल में अधिकतम चाल जो है प्रकाश की ही होती है। हमारी अंतर्दर्शी धारणा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, हमारी जो अंतर्दर्शी धारणा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है का खंडन करती प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि वहां हमने प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग माना था। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इस बात की व्याख्या जो है अध्याय 8 में आपने सीखा कि प्रकाश सरल रेखा में कैसे चल सकती है, क्योंकि प्रकाश को आपने वैद्युत चुंबकीय तरंग माना है और जिसका तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होता है। ठीक है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है सीधी रेखा में नहीं चलती है। इसमें आप देखते हैं कि एक x अक्ष में, एक y अक्ष में और एक z अक्ष में। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत जो है x अक्ष में है तो चुंबक जो है, ठीक है, y अक्ष में है और तरंग चलता है z अक्ष में। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। लेकिन इस बात की जो है खंडन जो है, इस बात का काट जो है हमें अध्याय 8 में मिला, क्योंकि वहां आपने देखा था प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग माना था जिसकी तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होती है। इन दोनों तथ्यों में सामंजस्य कैसे स्थापित हो? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग माना गया है। इन दोनों तथ्यों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए? इसका उत्तर यह है कि दैनिक जीवन में सामान्य वस्तुओं की साइज, दैनिक जीवन में सामान्य वस्तुओं की साइज की तुलना में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य काफी कम होती है। ठीक है, दैनिक जीवन में जो सामान्य वस्तुएं होते हैं, जैसे कि व्यापक रूप से कुछ सेंटीमीटर कोटि या इससे अधिक की तुलना में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य काफी कम होता है। ठीक है, जो आप अध्याय 10 में आगे देखेंगे। इस स्थिति में प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए माना जा सकता है। दैनिक जीवन में सामान्य वस्तुओं के साइज की तुलना में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है काफी कम होता है। इसलिए जो है इस स्थिति में प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए माना जा सकता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए माना जा सकता है। एक सीधी रेखा, एक सीधी लाइन के अनुदिश गमन करते हुए माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि जो दैनिक जीवन में समान वस्तुओं की साइज की तुलना में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य काफी कम होता है। इसलिए प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए माना जा सकता है। इस पथ को, ठीक है, यह जो सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए माना जा सकता है, इस पथ को किरण कहा जाता है। इस पथ को क्या कहते हैं? रेस कहते हैं। इस पथ को किरण कहते हैं। और इसी प्रकार किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरणों का जो समूह आता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश
पुंज कहते हैं। ठीक है, जो आप बिंदु को मिला के एक लाइन खींचते हैं उसको किरण कहते हैं, और इस प्रकार के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम प्रकाश के किरण रूप का उपयोग करेंगे। जब भी प्रकाश के लिए लाइन खींचना होगा तो हम एक लाइन का प्रयोग करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस अध्याय में हम प्रकाश के किरण रूप का उपयोग करते हुए प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण की घटनाओं के बारे में विचार करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप प्रकाश को एक किरण के रूप में मानेंगे और एक किरण के रूप का उपयोग करते हुए आप प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण की घटनाओं के बारे में विचार करेंगे। परावर्तन तथा अपवर्तन के मूल नियमों का उपयोग करते हुए, परावर्तन तथा अपवर्तन के मूल नियमों का उपयोग करते हुए हम समतल और गोलीय परावर्ती और अपवर्ती पृष्ठों द्वारा प्रतिबिंबों की रचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि परावर्तन और अपवर्तन के मूल नियमों का उपयोग करते हुए हम समतल तथा गोलीय परावर्ती अपवर्ती पृष्ठों द्वारा प्रतिबिंबों की रचना का अध्ययन करेंगे। उसके बाद तत्पश्चात हम मानव नेत्र सहित कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्रों की रचना और कार्य विधि का वर्णन करेंगे। तो लास्ट में आप जो है मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में आपको इतनी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले जो है प्रकाश का कणिका मॉडल के बारे में जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन समझा जाएगा।